26 अक्टूबर 1947। समय आधी रात। महाराजा हरि सिंह का जम्मू दरबार। मोमबत्ती के प्रकाश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। ये संपूर्ण दृश्य सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। हम चर्चा करने वाले हैं कश्मीर रियासत के भारत में विलय की कहानी पर। यह कहानी युद्ध से भरी है, यह कहानी उम्मीदों से भरी है, यह कहानी षड्यंत्रों से भरी है। इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बहुत से घटनाएं हैं जिनको इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं मिला। इस कहानी के सबसे प्रमुख नायक हैं टीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं इसमें, जैसे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, महाराजा हरि सिंह स्वयं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला इत्यादि। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने पहले प्रस्ताव भेजा कश्मीर के पास कि आप कश्मीर रियासत का भारत में विलय कर लीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि कश्मीर रियासत ने विलय के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग नाम से एक सैन्य अभियान भी चलाया। और क्या हुआ उसका परिणाम और कैसे ये सैन्य अभियान तक स्थिति निर्मित हुई, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम वापस आते हैं और इतिहास में उन बिंदुओं से इस बात को शुरू करते हैं जहां से आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम चलते हैं कश्मीर की स्थिति पर कि विभाजन से पहले कश्मीर की स्थिति क्या थी। तो विभाजन से पहले कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। डोगरा राजवंश से पहले कश्मीर महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब राज्य का हिस्सा था। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पंजाब राज्य के हिस्से के रूप में मिलाया था। लेकिन 1845-1846 में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें सिख सेना की पराजय हुई और इस पराजय के बाद लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि में सिख दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना थोपा गया, जिसका भुगतान करने में सिख दरबार सक्षम नहीं था। परिणाम स्वरूप उसने ब्यास से लेकर सिंध नदी तक के क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हिस्से में से एक हिस्से को, जो कश्मीर रियासत के नाम से जाना जाता था, कश्मीर के नाम से जाना जाता था, सिखों के ही सेनापति गुलाब सिंह को बेच दिया। आपको ये जरूर अचरज लग रहा होगा कि सिखों के सेनापति गुलाब सिंह को क्यों बेचा। तो सिखों के सेनापति गुलाब सिंह का झुकाव अंग्रेजों की ओर ज्यादा था और पहले आंग्ल सिख युद्ध में उन्होंने तटस्थता की नीति का पालन किया, मतलब कि तटस्थ रहते हुए एक तरह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उनको ओबलाइज किया और 75 लाख रुपए के बदले कश्मीर का राज्य उनको सौंप दिया। कंपनी को लगा कि पहाड़ी क्षेत्र हमारे काम का नहीं है, तो डोगरा राजवंश ने उसको खरीद लिया और इस तरह से कश्मीर में डोगरा राजवंश की नींव पड़ी। इसी डोगरा राजवंश के अंतिम शासक थे राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने एक प्रगतिशील तरीके से 1925 से लेकर 1947 तक शासन किया। इस दौरान 1931 में महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ। हालांकि यह सांप्रदायिक तनाव था, लेकिन इतिहास की किताबें इसे जन विद्रोह कहती हैं, जिसका नेतृत्व अब्दुल कयूम खान ने किया और इसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण बदलाव कश्मीर रियासत में हुए, जैसे प्रजा सभा की स्थापना। प्रजा सभा वर्तमान समय की विधानसभा जैसी है। तो 1931 में कश्मीर में प्रजा सभा की स्थापना हुई। उसने एक लिखित संविधान निर्मित किया। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना, बाल विवाहों को प्रतिबंधित किया जाना तथा निम्न जातियों के लिए मंदिरों के प्रवेश द्वार को खोला जाना, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रगतिशील कदम हैं जो कि महाराजा हरि सिंह द्वारा उठाए गए अपने शासनकाल के दौरान। महाराजा हरि सिंह के शासनकाल के दौरान ही प्रजातंत्र की बहाली के नाम पर एक असांप्रदायिक आंदोलन शुरू हुआ, जो कि आगे चलकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास करता हुआ दिखेगा आपको। यह आंदोलन था शेख अब्दुल्ला का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला ने 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से एक संगठन बनाया। आगे चलकर 1939 में इसे धर्मनिरपेक्ष रुख देने के लिए इसका नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। इसको नाम बदलने के पीछे दो उद्देश्य थे। एक तो इस पर जो सांप्रदायिकता का आरोप लग रहा था उसको समाप्त करना, और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इंटीग्रेट करना और राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेताओं के साथ इसको जोड़ना। और वही हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर 1944 में एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसे न्यू कश्मीर के नाम से जाना गया। और न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो का उद्देश्य था कश्मीर में समाजवादी शासन की स्थापना करना।
और जो व्यवस्था पहले से चल रही थी राजतंत्रीय व्यवस्था उसको समाप्त करना, इस उद्देश्य से इसको लागू किया गया। हालांकि कश्मीर मैनिफेस्टो लागू नहीं हो पाया और 1946 में क्विट कश्मीर नाम से एक आंदोलन खड़ा किया शेख अब्दुल्ला ने। बाद में महाराजा ने उनको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया। अब आ गया 1947 का साल, जिस साल भारत को आजाद होना था। अभी भारत को आजाद होना था, इसी बीच में अभी आजादी होनी थी 15 अगस्त को, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकांश रियासतों ने अपना भाग्य चुन लिया था। तो भारत के क्षेत्र में पड़ने वाली रियासतें थी, उन्होंने भारत में अपना विलय कर लिया था। जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ने वाली रियासतें थी, उन्होंने पाकिस्तान के क्षेत्र में अपना विलय कर लिया था। कश्मीर इन दोनों के बीच में पड़ रही थी, और बाकी जूनागढ़ और हैदराबाद की चर्चा हम पीछे कर ही चुके हैं। तो कश्मीर दोनों के बीच में पड़ रही थी और मौलिक रूप से महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए जून 1947 तक महाराजा ने डिक्लेयर कर दिया कि वो स्वतंत्र रहेंगे, वो ना तो पाकिस्तान में अपना विलय करेंगे और ना ही भारत में विलय करेंगे। महाराजा के इस निर्णय के विरुद्ध जुलाई अगस्त 1947 में कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे पुंछ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह में 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल सैनिक शामिल थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खैर उतना ताकतवर नहीं थी क्योंकि उसके नेता को अभी जेल में बंद कर दिया गया था। तो अगर हम जून से अगस्त 1947 के बीच की कश्मीर की स्थिति पर नजर डालें तो ये स्थिति राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता को प्रदर्शित करती है, और महाराजा की तटस्थता की नीति, कश्मीर में आंतरिक असंतोष, भारत पाकिस्तान का दबाव, ये सारी वो परिस्थितियां थी जो अभी कश्मीर के हालात को और अधिक खराब करने वाली थी। महाराजा हरि सिंह ने अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए और अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए 12 अगस्त 1947 को, मतलब कि आजादी के 3 दिन पहले, भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भेजा। पाकिस्तान ने तुरंत इसको स्वीकार किया, लेकिन भारत ने इसमें टालम टोल किया। भारत का रुख था कि हमें विलय पर बात करनी है, स्टैंड स्टिल पर हमें बात नहीं करनी है। लेकिन कश्मीर की स्थिति हैदराबाद और जूनागढ़ के विपरीत अलग थी। वो दोनों देशों के बीच में था, आबादी अधिक थी, मुस्लिम बहुलता थी। इन सारी बातों को देखते हुए और महाराजा हरि सिंह की तटस्थता, प्रतिबद्धता, ये अलग तरह की समस्या खड़ी कर रही थी। बहुत प्रतिबद्ध थे, दोनों देशों में से किसी में भी अपना विलय करना नहीं चाहते थे। भारत को पसंद नहीं करते थे, नेहरू के कारण, गांधी के कारण, कांग्रेस के कारण, इसलिए उसमें विलय नहीं चाहते थे। और कश्मीर को पाकिस्तान को पसंद नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल था और स्थिति खराब हो सकती थी हिंदू राज्य की। तो ये दोनों ही स्थितियों में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए स्वतंत्र भी रह रहे थे। इधर पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि कश्मीर आएगा तो मेरी ही झोली में। लेकिन जल्दी ही पाकिस्तान का और जिन्ना का यह भ्रम टूट गया, और हुआ यूं कि जिन्ना पहले से ही बीमार था। जिन्ना को ब्लड कैंसर था, जो कि काफी लंबे समय से था, और वो चेन स्मोकर था। उसके स्वास्थ्य की एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो है 1946 के अंतिम दिनों में उसके सचिव को मिली, जिसमें ये कहा गया था कि इनका जो ब्लड कैंसर का स्तर है वो बहुत सीवियर है और इनकी मृत्यु बहुत नजदीक है, बहुत कम समय के मेहमान है पृथ्वी पे। जिन्ना के सचिव ने इस रिपोर्ट को डेलिबरेटली छुपा लिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये रिपोर्ट जिन्ना के हाथ में लगती है तो उसको, उसका जो आंदोलन है पाकिस्तान के निर्माण का या भारत के विभाजन का, वो हो सकता है कि कमजोर पड़ जाए। उसको लगेगा कि मैं थोड़े दिन का मेहमान हूं, क्यों इतना बड़ा बवाल खड़ा करूं, इसलिए वो रिपोर्ट को छुपा लिया। खैर, ये अलग बात है। बात यह है कि बीमार था जिन्ना, और वो चाहता था कि स्वास्थ्य लाभ के लिए कश्मीर में कुछ दिन तक रहे। तो उसने अपने अंग्रेज सचिव विलियम बिरनी को महाराजा से बातचीत करने के लिए भेजा। महाराजा ने उसको कई दिन तक टहलाया, और टहलाने के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो ये कि जिन्ना के अपवित्र कदम कश्मीर की धरती पर नहीं पड़ने चाहिए। जिन्ना को बिल्कुल हम पसंद नहीं करते, और जिन्ना यहाँ स्वास्थ्य लाभ या किसी भी उद्देश्य से आ रहा है, लेकिन उसका असली उद्देश्य हमको पता है, इससे जिन्ना को हम घुसने नहीं देंगे। ये बात विलियम बर्नी ने जैसे ही जिन्ना को बताई, जिन्ना के तो होश उड़ गए, और जिन्ना का जो भ्रम था कि कश्मीर हमारे पक्ष में आएगा, वो बहुत जल्दी ही धराशायी हो गया। और इस भ्रम के टूटते ही दूसरा हथियार अपनाया गया, दूसरा रास्ता अपनाया गया, और भारत पर आक्रमण करने की नीति पर काम किया गया। लियाकत अली ने तुरंत ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और कैबिनेट की इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि कबायली पठानों की एक सेना बनाई जाए और उनको पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रशिक्षित किया जाए, और उनको झेलम नदी को पार करवा के कश्मीर पे आक्रमण करवाया जाए। इस पूरे प्लान का नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। इस ऑपरेशन को बिल्कुल जैसा प्लान किया गया था वैसा ही एग्जीक्यूट किया गया, और पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में एक अफगान कबायलियों की सेना तैयार की गई, जिसमें से प्रत्येक लश्कर को पाकिस्तानी सेना से एक मेजर, एक कप्तान और 10 जेसीओ रैंक के अधिकारी प्राप्त हुए। सेना की गाड़ियों में पेट्रोल का प्रबंध किया गया, गाड़ियों का प्रबंध किया गया, वर्दी का प्रबंध किया गया, और इस पूरे काम में सहयोग दिया भारत के एक धोखेबाज ने, जिसका जो हैदराबाद का निजाम था, जिसने 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिया इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए। खैर,
जैसा उन्होंने प्लान किया था। 22 अक्टूबर 1947 को रात के सन्नाटे में झेलम नदी के पुल को पार कर पाकिस्तानी सेना और कबायली लड़ाकों की सेना कश्मीर में एंटर करती है। कश्मीर में जिस बिंदु पर ये एंटर करती है, वहां से श्रीनगर का रास्ता 135 मील लंबा है। इस रास्ते पर कोई सुरक्षा के उपाय नहीं थे, कोई चेक पोस्ट नहीं था और पाकिस्तानी सेना को श्रीनगर अप्रोच करना बड़ा आसान था। लेकिन पाकिस्तानी सेना के साथ जो कबायली लड़ाके थे, उनका झुकाव युद्ध की ओर कम और लूटपाट और बलात्कार की ओर अधिक था, जिसके चलते उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया मुजफ्फराबाद पे। मुजफ्फराबाद में हिंदू बहुल बाजार के इलाके को लूटा गया, बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया, कत्लेआम किया गया। रात बीत गई, अगले दिन सेना ने ऐसे ही लूटपाट करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया। मतलब कि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। अब भारत का क्या रुख होगा इस मामले में और कश्मीर का क्या रुख होगा इस मामले में, इस पर आगे बातचीत करते हैं। तो भारत में इस आक्रमण की सूचना सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन को मिली, जो कि थाईलैंड के विदेश मंत्री के सम्मान में दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कपड़े बदल रहे थे, तैयार हो रहे थे। जैसे ही उनको ये सूचना मिली, उन्होंने ये सूचना पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में ये तय होता है कि हम अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं कश्मीर के लिए, श्रीनगर के लिए। इस प्रतिनिधि मंडल में 3 महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। एक तो सैम मानेकशॉ, दूसरे बीपी मेनन और तीसरे एक उच्च पदाधिकारी थे भारतीय वायुसेना के। ये 3 लोग श्रीनगर पहुंचते हैं। ये जब तक श्रीनगर पहुंचते हैं तब तक ये खबर उड़ चुकी थी कि पाकिस्तानी सेना ने उरी और बारामूला के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और वहां के बिजली घर को उड़ा के काफी तहस नहस मचा रखी है। जब बीपी मेनन श्रीनगर पहुंचते हैं, उस समय पाकिस्तानी सेना श्रीनगर से मात्र 45 मील दूर रहती है। ऐसी स्थिति में बीपी मेनन सलाह देते हैं महाराजा को कि यथाशीघ्र आप जम्मू निकल जाइए, श्रीनगर को छोड़ दीजिए। महाराजा के पास बीपी मेनन की सलाह को मान लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। बीपी मेनन की दी गई सलाह को वो मान लेते हैं, लेकिन बीपी मेनन से भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी सहायता करिए और हमारे लिए सैनिकों का अरेंजमेंट करिए। बीपी मेनन कहते हैं हम ठीक है, बातचीत करके आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन आप अभी जम्मू के लिए निकलिए। महाराजा अगली सुबह 48 से अधिक ट्रकों में अपना साजो सामान, पेंटिंग, जवाहरात, हीरे, गलीचे, बहुत सारे साजो सामान लाद कर किसी तरह से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होते हैं। सारी गाड़ियां, सारे नौकर चाकर लेकर वो चले जाते हैं। स्थिति ये होती है कि जिस गेस्ट हाउस में ये रुके रहते हैं बीपी मेनन, उस गेस्ट हाउस में इनको बिस्तर लगाने वाला, बिस्तर देने वाला भी एक भी नौकर नहीं बचता है। ऐसा माहौल बन गया था डर का, वहां पे सब भाग खड़े हुए। किसी तरह से उन्होंने रात काटी, उनको रात में नींद नहीं आई। सुबह उनको भी सूचित किया गया, बीपी मेनन को भी सूचित किया गया कि जितना जल्दी हो जाए आप श्रीनगर छोड़कर निकल लीजिए। सुबह के 4 बजे ही वो श्रीनगर छोड़कर प्रयास करते हैं, कोई गाड़ी ही नहीं मिलती है। मुश्किल से एक जीप का अरेंजमेंट हो पाता है, जिससे बैठकर वो हवाई अड्डे पहुंचते हैं। वहां पर हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट उड़ाने से मना कर देता है, कहता अभी पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं है। तो खैर ये अलग बात है। जैसे तैसे करके वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचते साथ ही वो चले जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जहां पर इस पूरे प्रकरण को समझाएंगे कि क्या हो रहा है। और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भाग ले रहे हैं माउंटबेटन, भाग ले रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे कम महत्वपूर्ण पदाधिकारी और मंत्री। वहां क्या हो रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है कि हमें कश्मीर का साथ देना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो माउंटबेटन का कहना था कि हमें कश्मीर का साथ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं। बीपी मेनन का कहना था कि नहीं, हमें इनको मदद करनी चाहिए। जो भी बातचीत हुई उससे निष्कर्ष निकला कि एक बार बीपी मेनन को फिर से जाना चाहिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ और महाराजा हरि सिंह को तैयार करना चाहिए इस बात के लिए कि वो कश्मीर का विलय कर लें। इधर यहां तैयारी हो गई जाने की। अब हम बात करते हैं कश्मीर का दृश्य क्या है। कश्मीर का दृश्य यह है कि श्रीनगर छोड़कर महाराजा हरि सिंह जम्मू पहुंच गए हैं और जम्मू के दरबार में अपने सोने की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते भर में थके मांदे किसी तरह से वो पहुंचते हैं, पहाड़ी रास्ते में, घुमावदार रास्ते में यात्रा करते हुए। अभी सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। इस बीच में वो अपने सोने के इंतजाम कर रहे होते हैं। अपने सोने जाने से पहले वो अपने एडीसी को महाराजा की हैसियत से अपना अंतिम आदेश सुनाते हैं और वो अपनी पसंदीदा रिवॉल्वर उसको सौंपते हैं और कहते हैं एडीसी से कि अगर सुबह होने से पहले बीपी मेनन आ जाते हैं तब तो हमें आप जगाइए। मतलब बीपी मेनन आ जाते हैं मतलब भारत मदद करने के लिए तैयार है। बीपी मेनन आ जाते हैं तब तो हमको जगाइए, वरना हमको सोते सोते ही गोली मार दीजिए, क्योंकि मैं गुलाम कश्मीर में सांस नहीं लेना चाहता और मैं पाकिस्तानी सेना के पकड़ में नहीं आना चाहता। हालांकि ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। आधी रात में ही बीपी मेनन जम्मू पहुंच जाते हैं और महाराजा से मुलाकात करते हैं। और मैंने बताया
कि जिस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने का समय आता है, महल की लाइट चली जाती है, मोमबत्ती जलाई जाती है और मोमबत्ती के प्रकाश में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया जाता है। इस तरह से 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू महल में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दोनों पक्ष साइन करते हैं और इस तरह से कश्मीर रियासत का भारत में विलय हो जाता है। बारामूला पर जो पाकिस्तानी सेना आक्रमण करती है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो ये है कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट और अस्पताल पर वो हमला किया जाता है। इस अस्पताल में जो प्रत्यक्षदर्शियों के स्टेटमेंट हैं उनके अनुसार ये कहा बताया गया कि इस अस्पताल पर और कॉन्वेंट पर हमला किए जाने के पश्चात ईसाई ननों को पकड़ लिया गया, पादरियों और पुरुषों को अलग कर दिया गया, महिलाओं को अलग कर दिया गया, पुरुषों को गोली मार दी गई और महिलाओं पर लगातार बलात्कार किया गया। 2 दिन तक ये बलात्कार चलते रहे और उन महिलाओं की बोली लगाई गई, उनको बेचा गया। इसमें से अधिकांश महिलाएं ईसाई थी। यही कारण बताया गया है, डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी बुक फ्रीडम एट मिडनाइट में यही कारण बताया है जिसके कारण से अफगान लड़ाके और पाकिस्तानी सेना श्रीनगर नहीं पहुंच पाए। खैर वो अलग मुद्दा है। तो आप जानते हैं कि इस तरह से आपको समझ में आया कि इस तरह से कश्मीर का विलय भारत संघ में हो गया और जैसे ही विलय पर हस्ताक्षर हुए 27 अक्टूबर 1947 को 100 से अधिक हवाई जहाज के साथ भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर हवाई अड्डे पर उतरती है सैनिक साजो सामान के साथ और रिटेलिएशन स्टार्ट होता है, मतलब कि पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है भारत और उस युद्ध में भारतीय सेना अदम्य साहस का परिचय देती है जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र विजेता थे जो इस युद्ध में शहीद हुए। इसी बीच में जनवरी 1948 में भारत ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाना यह अदूरदर्शिता का मामला कहा जाएगा क्योंकि उस समय जो नेतृत्व था उसको यह समझना चाहिए था कि यह मामला 2 देशों का है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ अभी इतना सक्षम नहीं है कि किन्हीं 2 देशों के बीच उत्पन्न विवाद का कोई स्थायी समाधान ढूंढ पाए और खासतौर से ऐसे पेचीदे मामले में। लेकिन फिर भी ले जाया गया जिसमें भारत ने यह पक्ष रखा कि पाकिस्तान ने एक संप्रभु रियासत में सीधा हस्तक्षेप किया है, जबकि पाकिस्तान ने इसके प्रतिवाद में यह कहा भारत ने कश्मीर का विलय जनता की इच्छा के विरुद्ध किया है। दोनों का वाद प्रतिवाद चलता रहा, इस बीच में युद्ध भी चलता रहा और जनवरी से अगस्त 1948 के बीच में भारतीय सेना ने बारामूला, उरी, श्रीनगर इन क्षेत्रों को पाकिस्तान से मुक्त करवा लिया, लेकिन पाकिस्तान समर्थित बलों के नेतृत्व के अधीन गिलगित, बाल्टिस्तान, मीरपुर और पुंछ के क्षेत्र बचे रह गए। जनवरी 1949 में एक कमीशन बनाया गया युद्ध शांति के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जिसने 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा करवाई। दोनों पक्षों ने युद्ध विराम घोषित किया और जो जहां पर जिसका नियंत्रण था उसके बीच के हिस्से को सीज फायर लाइन कहा गया और यही सीज फायर लाइन 1972 के शिमला समझौते के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी गई। इस प्रकार आप देखेंगे कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। एक को आज हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं जिसमें गिलगित, बाल्टिस्तान और तथाकथित आजाद कश्मीर शामिल है और दूसरा इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसमें जम्मू कश्मीर की घाटी और लद्दाख इत्यादि शामिल हैं। और बाद में इसमें यह भी कहा गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा उसी प्रस्ताव में यहाँ जनमत संग्रह करवाया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि बंदूकों के साये के अधीन जनमत संग्रह संभव नहीं है। इससे जनमत संग्रह करवाने के लिए जो शर्तें रखी गई वो ये थी कि सेना को यथाशीघ्र वहां से हटाया जाए, लेकिन पाकिस्तान चूंकि आक्रांता था, पाकिस्तान को सेना पहले हटानी चाहिए और पाकिस्तान ने सेना हटाई नहीं, इसलिए भारत ने भी सेना नहीं हटाई और इसलिए कभी प्लेबिसाइड हो ही नहीं पाया और कभी भविष्य में हो भी नहीं पाएगा। इस समस्या का एकमात्र समाधान है सेना के द्वारा। जब भी इस मामले का समाधान होगा वो कट्टरता से ही होगा और भारत की सेना को पाकिस्तान में कूच करना होगा। विलय के बाद कश्मीर को भारत का एक प्रांत घोषित किया गया, लेकिन वहां जो शेख अब्दुल्ला एंड कंपनी थी उसके प्रभाव को देखते हुए लिए एक अलग से प्रावधान किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया और उसके लिए एक अस्थायी प्रावधान किया गया और अस्थायी प्रावधान के तहत कश्मीर को अलग से संविधान बनाने और उसे लागू करने का भी अधिकार दिया गया। विदेश रक्षा और संचार और मुद्रा ये सब कुछ मामले थे जिनको भारत सरकार के अधीन रखा गया। ये व्यवस्था 2019 तक चलती रही और 2019 में जम्मू कश्मीर को 370 में से हटा दिया गया और नई व्यवस्था को बहाल किया गया। विलय के बाद और 2019 में 370 से जम्मू कश्मीर को निकाले जाने के बाद क्या क्या हुआ, इस मामले पर हम एक नए लेक्चर में आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।